हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो रही है? सीरियस हुए सीजीएल 2026 को लेके या नहीं? मॉक्स दे रहे हो? कैसा स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में बताना जरा। मॉक 3 अगर आपने दिया तो कितना स्कोर किया? देखो, ये मॉक कराया गया था लास्ट सैटरडे संडे, ठीक है। इसका क्विक एनालिसिस और मैथ्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एग्जाम का लेवल बिल्कुल आपके रियल एग्जामिनेशन जैसा था। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बाकी टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया इसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जितने भी लाइव मॉक होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। सीजीएल के साथ साथ हम और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लाइव मॉक आप लोगों के लिए कराते रहते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है, अलग अलग टेस्ट कौन से देने चाहिए और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। क्लास की पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये तो मस्ट है, सभी लोगों को ज्वाइन करना ही करना है आरबी का टेलीग्राम चैनल। इसके अलावा आप देखेंगे आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मोर पे लाइव का ऑप्शन होता है। तो जो भी लाइव टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है वो यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे सीजीएल 2026 टीयर 1 के हर सैटरडे संडे आते हैं। जैसे सीएचएसएल का आपका टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो इसके लाइव मॉक्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे सीएचएसएल टीयर 2 के। और भी जो एग्जाम होता रहता है, एमटीएस का लाइव मॉक आया था अभी। उसके अलावा आपका अभी सीपीओ आएगा टीयर 2, तो उसके भी कुछ मॉक्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। हर चीज़ के लिए वीडियो नहीं बनती है। बाकी ये पर्टिकुलर मॉक लगभग 5800 एस्पिरेंट्स ने दिया था। पिछले मॉक से धीरे धीरे लोग ज़्यादा दे रहे हैं मॉक्स को। अगर हम देखें तो एवरेज स्कोर 113.5 है और ज़्यादातर लोगों का स्कोर 126 से 130 की रेंज में है। हालांकि इसमें भी कुछ एंट्रीज अगर मैं हटाता हूँ तो जो एवरेज आएगा वो थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएगा हमारा। रीजनिंग का एनालिसिस करेंगे तो रीजनिंग का लेवल आपका ये मॉडरेट माइनस या मॉडरेट साइड कह सकते हैं, जिसमें एवरेज स्कोर लोगों ने 39 के आसपास किया और मीडियन 41.5 के आसपास किया। तो मुश्किल पेपर नहीं था रीजनिंग का। 50 आउट ऑफ 50 303 लोगों ने किए। 46 प्लस 1043 कैंडिडेट्स ने किया। तो इस मॉक में मिनिमम 46 तो आपको लाने ही थे। अगर उससे कम आपका स्कोर आया मतलब आपने गलतियां ज्यादा कर दी। ईजीआर साइड ही है ये मॉक रीजनिंग का। अगर मैं बात करता हूँ जीके का, मॉडरेट साइड है अगेन। एवरेज स्कोर 18, मीडियन स्कोर 18 के आसपास, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 40 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 45 कैंडिडेट्स हैं। 30 प्लस स्कोर करने वाले सिर्फ 590 कैंडिडेट्स हैं। अगर अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पर्टिकुलर मॉक में तो 27 प्लस अगर आपने स्कोर कर दिया तो डेट इज अ गुड स्कोर इन जीके सेक्शन, ठीक है। उससे कम 25 भी है तो भी चल जाएगा। मैथ सेक्शन का लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट माइनस कह सकते हो, या फिर मतलब प्री के हिसाब का ही था लेवल। इसके अंदर एवरेज स्कोर 33.33 चल रहा है और मीडियन स्कोर 37। मतलब 50% लोगों ने जिन्होंने मॉक दिया वो 37 या उससे ज़्यादा स्कोर करके आ रहे हैं। तो समझ जाइए लेवल जैसा सीजीएल प्री का था वैसा सही था इसका लेवल। पिछली बार पेपर हुआ था। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं 50 आउट ऑफ 50 218 लोगों ने स्कोर किया, ठीक है। इसके अलावा 40 प्लस स्कोर करने वाले 2000 प्लस एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा स्कोर इसमें अगेन 46 के आसपास माना जाएगा। 46 किया है आपने या 44 तक भी कर दिया, ठीक है। उससे कम है तो कम है। इंग्लिश सेक्शन में एवरेज स्कोर गया है आपका यहाँ पे 28.29। लेवल मॉडरेट था। कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया देख सकते हैं भाई। 40 प्लस के लाइन में लाना स्टार्ट कर दो इंग्लिश में। अगर 40 प्लस तक नहीं जा पा रहे हो तो मेहनत बढ़ाओ अपनी, ठीक है। वरना इंग्लिश के लेवल एसएससी आज के टाइम में अच्छा पूछ रहा है, बाद में पछताओगे। कंबाइंड एनालिसिस एवरेज बना सारे लोगों का 119.22। मीडियन स्कोर 125 है। और कितने लोगों ने कितना कितना स्कोर किया आप देखेंगे 150 प्लस 835 कैंडिडेट्स ने स्कोर किया है, ठीक है। इस रेंज में जाना है आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को कोई ना कोई पोस्ट चाहिए एसएससी सीजीएल से, टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे आप 135 प्लस या 140 पे भी इस तरह के मॉक में। लेकिन अगर सिलेक्शन तक पहुंचना है तो भाई ये आंकड़ा पार करना, कम से कम 150 प्लस तक टीयर 1 में ही अपना एम करो। क्योंकि अगर एग्जाम में इजी शिफ्ट आ गई और उसमें 150 से कम रह गए तो फिर अटक जाएगा मामला प्री में ही, ठीक है। परसेंटाइल आप देख सकते हैं कितने मार्क्स पे कितनी कितनी बन रही है, ठीक है। 90 परसेंटाइल आपकी आती है कितने में 155 मार्क्स पे इस पर्टिकुलर मॉक में। क्योंकि अभी जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी है वो लोग मॉक दे रहे हैं, इसलिए आपको जो एवरेज है वो कम, मतलब क्या होगा, एवरेज ज्यादा साइड दिखेगा। जब वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन कम है वो भी मॉक देना स्टार्ट कर देंगे तो इसी लेवल के मॉक का एवरेज नीचे हो जाएगा। और यूआर का सेफ स्कोर इस मॉक में 138 है। पिछली बार आपकी कट ऑफ गई कितनी गई थी यूआर की? 136 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी। लगभग उसी तरीके का मॉक था ये। ओबीसी की 132, ईडब्ल्यूएस की 129, एससी की 117 और एसटी की 108। लगभग ये आपकी कट ऑफ रहेगी। ये मॉक्स आप कहाँ पे दे सकते हैं? आरबी की वेबसाइट पे जाएंगे पेड टेस्ट के अंदर तो आपको दिखेगा टीयर 1,
वाली टेस्ट सीरीज, ठीक है। टीयर 1 वाली टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये वाले मॉक, आप जैसे मॉक 3 खत्म हो चुका है, अगर आप अब भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करके आप दे सकते हैं। वरना आरबी की अगर आपने कॉम्बो टेस्ट सीरीज ली हुई है तो कॉम्बो टेस्ट सीरीज में भी आपको ये सारे के सारे मॉक्स का एक्सेस मिल जाएगा, तो आप वहां पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 16 फरवरी से एक न्यू टारगेट ग्रुप भी स्टार्ट हो रहा है, जिसमें डेली के मैं आपको टारगेट्स दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा भाई ये चीजें प्रैक्टिस करो, ये चीजें पढ़ो, जिससे जब टीयर 1 एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम पेपर आपको देख के ये लगे यार ये तो हलवा ही है सब कुछ मेरे आगे, ठीक है। इस लेवल तक की तैयारी करके जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप पहले से ही नर्वस होकर टीयर 1 एग्जाम देने जाओगे तो एग्जाम में प्रेशर के कारण या कुछ और सर्कमस्टांसेस के कारण पेपर बिगड़ सकता है। जब तक आप में टीयर 1 से पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हाँ ये तो यार 100% में क्लियर कर ही लूंगा टीयर 1, तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप बेहतर से बेहतर परफॉर्म करोगे जब कॉन्फिडेंस होगा अंदर, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपनी तैयारी कर पाओगे। बाकी कंप्लीट तैयारी अगर करनी है, आपको लगता है बेसिक कंसेप्ट्स वीक हैं, तो मैथ्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्लासेस में बेसिक से हाई लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ। हर क्लास के क्लास नोट पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कम से कम टाइम में आपकी तैयारी बेस्ट हो जाए। क्विजेस टेस्ट सब इसके अंदर आपको मिलता है, तो आप ये मैथ्स के लिए चूज कर सकते हैं। बाकी कंप्लीट सब्जेक्ट्स भी करनी है तो जीके में सचिन सर इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये कंप्लीट कोर्स आप पढ़ सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास कहता है एक शॉपकीपर अपनी गुड्स को 50% अबव मार्क करता है कॉस्ट प्राइस पे, फिर उस पर 20% का डिस्काउंट दे देता है, एडिशनल कैश डिस्काउंट देगा 200 रुपये का, फिर भी प्रॉफिट कमा लेता है 12% का। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा गुड्स का। तो मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, जैसे कॉस्ट प्राइस को आप कई बार 100 मान के कर लेते हैं, तो इस पर मार्कअप किया 50% का, तो कितना हो गया 50 बढ़ जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 150। इस पर आप डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो इसका 20% कितना हो जाएगा 30 होगा, 0 कट जाएगा, परसेंट हट जाएगा, तो 15 × 2 30, तो ये आ गया 120। अब इस पे भी क्या करता है वो डिस्काउंट दे देता है कितने का 200 रुपए का, और फिर भी प्रॉफिट होता है 12% का। प्रॉफिट किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो इस पे अगर 12% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये कितना हो गया 100 का 12 112, तो 112 रुपए का वो बेच रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 120 पे कितने का डिस्काउंट दे रहा था 200 रुपए का, और फाइनली बेच रहा है 112 का। ये हमने रेशियो में माना था, तो आप कहेंगे सर 120 माइनस 112 ये हो गया 8 रेशियो। 8 रेशियो किसके को रिप्रेजेंट करेगा, इस 200 रुपीज को रिप्रेजेंट करेगा। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस डेट इज 100 रेशियो कितने टाइम है। आप कहेंगे सर ये वाला तो मेरे पास 25 टाइम्स जा रहा है, तो मेरे पास 100 कितना हो जाएगा 2500, ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। 1 रेशियो कितना 25 और 100 रेशियो 2500। बेसिक से करना है तो आप ऐसे कहते हैं सर कॉस्ट प्राइस इतना है, पहले 50% का मार्कअप है तो 3/2, फिर हमने डिस्काउंट दे दिया 20% का तो 4/5, इसमें 200 रुपए का और डिस्काउंट दे दिया तो ये सेलिंग प्राइस बन गया। हमें सेलिंग कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 12% का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस का 112%, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। इसे भी सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है एक आदमी 6000 रुपए पीको लैंड करता है 3 साल के लिए, और 4000 क्यू को लैंड करता है 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे। इन पीरियड्स के एंड में जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है दोनों से मिला के वो 2700 मिलता है। तो हमें बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होगा। आप कहेंगे सर रेट को मैं मान लेता हूँ R% है, तो भाई 6000 रुपीज पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इतना ही मिलेगा। तो परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हट जाएंगी, तो मैं कहूंगा 1 साल में ब्याज मिलेगा 60R का, जो पी को दिया। जो क्यू को दिया उस पर कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 40R का मिलेगा 1 साल में इंटरेस्ट, है ना, 2 जीरो हट जाएंगे। ये इसे 3 साल के लिए दिया था तो इंटू 3, इसे 5 साल के लिए दिया था तो इसे इंटू 5, इतना इंटरेस्ट मिल गया। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 2700 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना तो सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। मेरे पास ये हो गया 200, ये हो गया मेरे पास 180, तो टोटल कितना हो गया 380 हो गया। तो R हो गया यहाँ पे 2700 डिवाइडेड बाई 380। आप देखेंगे 0 से 0 कट गई, 2 से काट दूंगा तो ये 19 और ये 135। कितने टाइम्स जाता है 7 टाइम्स 133, तो 2/90। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरा, खत्म क्वेश्चन। आसान था। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि भाई कौन सी लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, अगर मेरे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दूसरी लाइन है ये,
तो हम कहते हैं भाई अगर मेरे पास A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के, तो ये क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, मतलब लाइंस आपस में ऐसे टकराती हैं और एक सिंगल सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। अगर मेरे पास A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो C1/C2 के, तो हम कहते हैं दोनों लाइंस क्या होंगी, मेरे पास पैरेलल होंगी। और ऐसे ही अगर A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सब बराबर हो जाए तो ये लाइन क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक लाइन जा रही होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी। तो अगर हमें पैरेलल लाइंस चाहिए तो आप कहेंगे सर दिस बाय दिस, मतलब इसका कोएफिशिएंट x का क्या है यहाँ पे 4, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना -3 है। तो आप देखेंगे 1 = 1, मतलब A1/A2 B1/B2 हो गया। ये 8 है, ये 5 है, तो 8 और 5 ये इक्वल हो गया, ये नॉट इक्वल, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी, तो यही आंसर आ जाएगा, बाकी करने की जरूरत ही नहीं है। चले आगे, पहली बार की में हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है x² + 1/x² 10 के बराबर है, तो हमें बता दो x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। बहुत सिंपल, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या कर दूं, -2 कर दूं और इधर भी -2 कर दूं, तो आप देखेंगे ये इंटू में x इंटू 1/x कर दिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये वाली वैल्यू क्या बनी मेरे पास, x तो कट ही जाएगा, मैंने -2 दोनों साइड कर दिया, तो ये x - 1/x का होल स्क्वायर बन गया। और ये किसके बराबर हो गया, 8 के। यही तो पूछा है मुझसे, खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें और क्या करना था। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास दो इंडिविजुअल हैं P और Q, उन्होंने ना ग्रेजिंग फील्ड को रेंट कर लिया। P के पास तो है मेरे पास 12 काउज हैं और वो उसे 5 महीने के लिए यूज करता है। 18 शिप हैं जो कि वो यूज करेगा 4 महीने के लिए। ऐसे ही मेरे पास Q है जिसके पास 40 शिप हैं और जो उसे यूज करेगा 6 महीने के लिए। तो हमें बताना है अगर 3 काउ बराबर हैं किसके, 6 शिप के, तो P का शेयर टोटल रेंट में क्या होगा। अब देखो उन्होंने एक फील्ड को क्या किया है, रेंट किया है, जिसपे वो ग्रेजिंग करवाना चाहते हैं, किससे, P और Q से, मतलब शीप से और काउ से P और Q कराना चाहते हैं। तो भाई जितना ज्यादा जो फील्ड का इस्तेमाल करेगा उसे उतना ही पैसा देना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। जब यहाँ पे कह रहा है 3 काउ बराबर है 6 शिप के, इसका मतलब क्या है कि भाई 1 काउ बराबर हो जाएगी 2 शिप के, मतलब 1 काउ जितना एरिया ग्रेज करेगी एक पर्टिकुलर टाइम में, उतना एरिया ग्रेज करने के लिए 2 शिप की रिक्वायरमेंट होगी। क्या इसका मतलब यही है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पे 12 काउ थी, 12 काउ को रिप्लेस करके मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 24 शिप के बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख सकते हैं ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये बताओ, मैं मान लेता हूं 1 महीने के अंदर एक शिप कितना एरिया ग्रेज करती है, मान लो वो S एरिया ग्रेज करती है, तो मेरे पास 24 शिप 1 महीने में कितना एरिया ग्रेज करेंगी, 24S। और इन्हें अगर 5 महीने के लिए रखा गया तो वो कितना एरिया ग्रेज करेंगी, 24 इंटू में 5S, इतना एरिया चाहिएगा ग्रेज करने के लिए। 18 शिप को 4 महीने अगर ग्रेज करना है तो कितना एरिया यूज कर लेंगी, 18S इंटू में 4। तो टोटल एरिया P के जो एनिमल्स है उन्होंने यूज करा वो कितना हो गया भाई, इसके बराबर, इनके सम के बराबर। क्योंकि पास 40 शिप है, 6 महीने में कितना एरिया ग्रेज करेंगे, 40 इंटू में 6, है ना। और ये S था तो 40S इंटू में 6 हो गया। S को अलग कर देता हूं, तो भाई जितना जो एरिया ग्रेज करेगा उसी रेशियो में उसे रेंट भी पे करना पड़ेगा, ये सीधी सी बात है। तो हमने यहाँ पे इनका रेशियो ले लिया। आप देखेंगे जहां जहां S है उसे काट सकते हैं, ये S कट गया, है ना, तीनों जगह कॉमन आ रहा है तो वो हट जाएगा, बस समझाने के लिए लिखा था। अब इसमें भी आप चाहें तो कुछ चीजें कॉमन लेके काट सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास 4 है, 12 कॉमन आ जाएगा। चलो 12 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे 10 प्लस 6 ये बचेगा। इधर मेरे पास 40 इंटू में 6 है, आप देखेंगे 6 से डायरेक्टली कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 20, और ये 16 और ये 20 तो 4:5 होगा। मतलब अगर P को 4 रुपए पे करने हैं तो Q को कितने पे करने पड़ेंगे, 5 रुपए। तो P का शेयर टोटल रेंट में कितना होगा ये बताना है। तो P का शेयर भाई कितना है, 4। टोटल रेंट तो दोनों को मिला के बनेगा 4 × 5 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4/9। क्लियर है क्वेश्चन, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आगे बढ़े।
कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1/5 है। थीटा 0 से 90 के बीच में, π/2 क्या होता है 90 डिग्री। तो हमें बताना है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा। अच्छा, जैसे ही आप देखेंगे मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। तो अगर मैं देखूं कोसेक की पावर 4 को कोसेक स्क्वायर, कोसेक को CS लिख देता हूं, इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, और कोट को CT लिख देता हूं, इसके स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर का थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। हमें पता है भाई ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये तो 1 के बराबर होता है, तो ये बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, अब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है भाई, ये 1/5 के बराबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है, फिर भी आधे बच्चे नहीं कर पाए। ऐसे क्या था इस सवाल के अंदर, बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगला सवाल हमारे पास कहता है भाई प्रेजेंट पॉपुलेशन एक टाउन की 62,000 है। मेल्स को अगर 20% इंक्रीज कर दें और फीमेल्स को अगर 10% इंक्रीज कर दें तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो बन जाती है 70,200। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। अब देखो इसे करने को बेसिक से करो तो बहुत लंबा भी जा सकता है, वरना वन लाइनर अप्रोच भी होती है इसकी। मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। सारे तरीके मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में पढ़ाता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट तरीका बताऊं एग्जाम बेस्ड अप्रोच क्या होगी, जब भी आपसे क्या पूछे, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है डिफरेंस। क्या पूछा है, डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, है ना। देखो एक को बढ़ा रहे हैं हम, मेल को बढ़ाया 20%, फीमेल को बढ़ाया कितना 10%। अगर मैं ये मान लूं कि भाई मेल को भी 15% बढ़ाते, मतलब 5% एक्स्ट्रा, मेल को कितना 15% बढ़ाते और फीमेल को भी 15% बढ़ाते। मैंने क्या लिया 15% क्या है, बेसिकली इन दोनों की मिडल वैल्यू। ये 10 बढ़ा रहे थे, ये 20 बढ़ा रहे थे, तो मैंने इनका एवरेज लिया 20 + 10 / 2 और ये वाली वैल्यू आई 15। ये मन मन में कर सकते हैं। मैंने कहा भाई अगर मेल को भी 15% बढ़ाते, फीमेल को भी 15% बढ़ाते, तो मेरी पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती। आप कहते सर जो इनिशियल था इसका 15% बढ़ जाता, और इसका 15% निकालोगे, 15 × 2 = 30 और 15 × 6 93। तो ये वाली वैल्यू मेरी बढ़ जाती है यहाँ पे 93 और 2 0 और 9300 से, है ना। ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है, आप देखेंगे इससे 8200 ज्यादा है। तो अभी प्रेजेंट में जितनी मेरी पॉपुलेशन बढ़ी है उससे कितना ज्यादा बढ़ जाता, आप कहते सर 1100 ज्यादा बढ़ जाता। 1100 ज्यादा कब बढ़ती, जब हम जितनी एक्चुअली में मेल बढ़ी है उससे क्या करा मैंने 5% कम बढ़ाया, तो -5% है। जितनी फीमेल बढ़नी चाहिए थी उससे मैंने 5% ज्यादा बढ़ा दी, तो 5% ऑफ फीमेल। क्या इसमें से इसे घटाऊंगा तो क्या मेरे पास यही वाली वैल्यू आएगी। अगर दोनों 15% बढ़ाते तो मैंने कहा भाई मेरा इंक्रीज इतने का होता, और यहाँ पे हुआ है कितने का। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि भाई हमने क्या करा, भाई हमने फीमेल को क्या करा, मेल 5% कम बढ़ाए हमने ये वाला चेंज लाने के लिए, और फीमेल को 5% ज्यादा बढ़ाया। तो हमने कहा 5% फीमेल -5% मेल, ये क्या 1100 के बराबर है। हमें डिफरेंस चाहिए था मेल और फीमेल का, तो हमने कहा 5% को कॉमन ले लो, फीमेल माइनस मेल, ये वाली वैल्यू किसके बराबर 1100 के। मेरे पास 100%, मतलब कोई भी चीज अपने आप का पूरा कितना होता है 100% करना है, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 20 से मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 22,000। इतना डिफरेंस होगा मेल और फीमेल में। अब मेल ज्यादा फीमेल ज्यादा इसकी चीजें पूछी नहीं है हमसे, तो डिफरेंस पूछा तो हम डायरेक्टली डिफरेंस ओरली निकालने वक्त कर सकते हैं इस तरीके से, अगर इस सवाल को करेंगे। बेसिक से आप करना चाहो तो बेसिक अप्रोच बहुत सिंपल है। आप कहेंगे सर मेल प्लस फीमेल कितना है, मेरे पास 62,000 है। अगर मैं यहाँ पे 20% मेल को बढ़ाया तो मैंने कहा 120% मेल हो गए, फीमेल को 10% बढ़ाया तो 110% मेरे पास फीमेल हो गई, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू 70200 हो गई। अब इसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सोल्व करके मेल और फीमेल का मान निकाल सकते हैं आप, और फिर उसका मेल और फीमेल का डिफरेंस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग एलिगेशन भी लगाते हैं, वो तो मैं इसमें रिकमेंड ही नहीं करता इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है। जहां अगर परसेंटेज में कुछ हो रहा होता, डायरेक्टली दिख रहा होता तो बात अलग थी, वरना एलिगेशन आई जनरली अवॉइड।
अब यहाँ पे अगर आपको सोल्व करना है तो बेसिकली मैंने क्या किया, वही चीज मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, मेरे को मेल और फीमेल का डिफरेंस चाहिए या फीमेल माइनस मेल चाहिए, कुछ भी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे 120% है, यहाँ 110% है। मैं क्या इन दोनों का एवरेज 115% यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब मैं इसमें से नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा लूं या ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं ऊपर वाली में से नीचे को घटाऊंगा तो आप देखेंगे 5% ऑफ फीमेल माइनस मेरे पास यहाँ पे 5% ऑफ मेल बचेगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू, इसका 115% निकाल लोगे ना तो ये वही वाली वैल्यू आएगी जो मैंने अभी निकाल के दिखाया था। इसमें 15% को जोड़ दिया इसका, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 15% कितना होगा इसका 9300, और हम 9300 इसमें जोड़ देंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 71300, और आप सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 1100 आई। ये वही मेथड है जो मैंने आपको कराया, बस इसे लिख दिया एक एक स्टेप को जो मैं वर्बली कर रहा था। अब हमारे पास यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 5% ऑफ मेल माइनस 5% ऑफ फीमेल ये हो गया इतना, 20 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, अपना आंसर मिल जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 100%, मतलब फीमेल माइनस मेल 20। ठीक है। एक तरीका और भी था हमारे पास, अगर डिफरेंस डायरेक्टली निकालता, मान लो फीमेल की पूछ लेता या मेल की पूछ लेता तो भी हम निकाल सकते थे। मान लो हमसे पूछ लेता यहाँ पे कि भाई ये बताओ मेल की पॉपुलेशन कितनी है, तो उस केस में मैं क्या करता, मैं कहता भाई यहाँ पे फीमेल 10% बढ़ रहा है, मेल भी अगर मेरा 10% बढ़ता तो वैल्यू कितनी आ जाती है, आप ये से 10% बढ़ाते तो कितना इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर, 6200 और बढ़ जाता, तो ये वाली वैल्यू हो जाती है मेरे पास 68200। फिर इसमें से ये घटाता तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती है, आप कहते हैं सर 2000, और ये किसके बराबर होती, क्योंकि मेल यहाँ पे 20% दे रखा था, हमने बढ़ाया कितना 10% ही, तो 10% ऑफ मेल के बराबर आ जाता है ना। और जो मेल की पॉपुलेशन होती है हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ जाती, 20,000 आ जाती। मेल की 20,000 आई, आप टोटल आप को दिख रहा है यहाँ पे 60,000 है, तो फीमेल की कितनी आ जाएगी 42,000 आ जाएगी। क्लियर है या नहीं। या फिर अगर आपको मेल प्लस फीमेल की ऑलरेडी गिवन है और आपको डिफरेंस चाहिए, तो मेल प्लस फीमेल मेरे पास कितना है भाई 62,000 है। आपको डिफरेंस चाहिए तो आप इसमें ट्वाइस ऑफ मेल घटा देंगे, तो ट्वाइस इंटू में 20,000, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, मेल फीमेल माइनस मेल बचेगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 22,000। तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तरीके बहुत हैं, बस एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी होनी जरूरी है कि कैसे कम टाइम में करना है। अगला सवाल मेरे पास कहता है ए बी और सी 3 पॉइंट है एक सर्कल पे, कुछ इस तरीके से कि ए बी कोड जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो 125 है, ए सी कोड सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो 105 है, और हमें ए बी एंड ए सी सेंटर पे टच करते हैं ओ से आर। ए बी उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी बना रहा है 105, तो ये बी कर देना और ये सी कर देना, हालांकि क्वेश्चन पे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए इससे। तो ए सी बना रहा है 125, हमें बताना है वैल्यू एंगल बी ए सी, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, हमें इसका मान बताना है। कैसे सोल्व करेंगे आप, देखो आप कहेंगे सर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का, तो क्या ये वाला एंगल निकाला जा सकता है, 360 में से इन दोनों का सम घटा देंगे, ये कितना बनेगा कंबाइंड 230 बन गया, 360 में घटाऊंगा तो ये 130 हो गया। हमें ये पता है कि भाई जो अगर मैं BC कोड की बात करूं तो जो ये सेंटर पे एंगल बनाएगी वो डबल होगा किसका, इस एंगल का, या फिर मैं कह सकता हूं अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा। तो आप कहेंगे सर इसे 2 से डिवाइड कर दो, 130 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 हो जाएगी। ये मेरे सवाल का उत्तर आएगा। अगला सवाल ये डायरेक्ट करने वाले सवालों में से कहता है एक फार्मर के पास ना 80 मीटर फेंसिंग वायर है, वो से यूज कर सकता है या तो एक स्क्वायर बॉक्स को इंक्लोज करने के लिए या फिर एक सर्कुलर फील्ड को इंक्लोज करने के लिए। उसे ऑब्टेन करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, तो हमें बताना है अप्रोक्सीमेट एरिया क्या होगा सर्कुलर फील्ड का टू दैट ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड, अगर वो इंटायर
80 मीटर वायर को यूज करें। देखो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम चीज करते हैं, मतलब पेरीमीटर की बात कर रहे होते हैं, अगर मेरे पास पेरीमीटर सेम है तो सर्कुलर पार्ट का एरिया सबसे ज्यादा होता है। अगर मेरे पास जैसे स्क्वायर क्या होता है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, ऐसे रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, जितनी नंबर ऑफ साइड्स मेरी बढ़ती जाएंगे उतना ज्यादा एरिया वो इंक्लोज कर पाएगा सेम पेरीमीटर में। ये चीज पढ़ाई जाती है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि भाई इसमें सेम पेरीमीटर अगर यूज करना है तो एरिया किसका ज्यादा होगा, सर्कुलर फील्ड का ज्यादा होगा स्क्वायर फील्ड से। और अगर पेरीमीटर इन दोनों का सेम होता है तो हमने ये रिलेशनशिप भी पढ़ी है भाई, इसका एरिया कितना होता है 14 होता है और इसका एरिया क्या होता है 11 रेशियो। ये मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड रेशियो एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड, एरिया ऑफ सर्कुलर फील्ड रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। ये चीज आपको पढ़ा रखी है मेंसुरेशन चैप्टर के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड हम बहुत सारे फूल पत्ती वाले सवाल और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या इतना पार्ट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये सोल्व करूंगा तो ये 1.27 कुछ ऐसे जाएगा और रेशियो 1 कर सकते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 1 रखना है, आंसर आ गया। ये 80 मीटर की लेंथ हो या 110 मीटर की लेंथ हो या 500 मीटर की लेंथ हो, फर्क पड़ता ही नहीं है। आप चाहें तो इसे मैं बेसिक से आपको कंसेप्ट भी बता देता हूं। जैसे अगर हम पाई को लेते हैं 22/7, पेरीमीटर क्या होता है 2πr होता है, इसका कुछ रेडियस रहा होगा। इसमें पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड होता है, तो पेरीमीटर बाय 4 ये एक साइड हो गया और इसका एरिया क्या हो जाएगा पेरीमीटर बाय 4 इंटू पेरीमीटर बाय 4, ये हो गया मेरे पास इसका एरिया। अगर मैं सर्कुलर फील्ड की बात करूं तो पेरीमीटर होता है मेरे पास 2πr, अगर मैं रेडियस निकालूं तो वो क्या हो गया पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2π। रेडियस क्या हो जाएगा मेरे पास पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2π। और एरिया क्या होता है एक स्क्वायर फील्ड का पाई आर स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर पाई इंटू में दिस स्क्वायर। आप देखेंगे पेरीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा मेरे पास, यहाँ पे पाई स्क्वायर है यहाँ पे पाई है, तो एक पाई मेरा नीचे की साइड रह जाएगा और यहाँ पे ये 4 रह जाएगा और ये यहाँ से 4 इंटू 4 ये 16 इधर चला जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आप देखेंगे ये हो गया 4/π। अब 4/π क्या होता है, पाई होता है 22/7, तो 7 इधर चला जाएगा। आप देखेंगे ये 2 से काटूंगा तो 14/11, ये मेरा आंसर आएगा। क्लियर, पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने। कोई भी आपको प्रैक्टिस सेशन कराता है, क्वेश्चन सोल्व कराता है, वो ये आपको बेसिक डेरिवेशन नहीं कराते, वो कहते हैं कि कोर्स में आओ तभी हम बताएंगे ये चीजें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीजें समझाता हुआ चलूं, इसलिए लेंथ लंबी हो जाती है वीडियोज की, वरना ऊपर ऊपर से कराना है तो मैं भी करा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े, अगर मेरी क्लास देख रहे हैं, अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप चीजें अच्छे से समझें। और जिन लोगों ने ये चीजें पढ़ रखी हैं वो स्किप कर ही सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है ना, वीडियो को फास्ट कर दो, स्किप कर दो, दैट्स इट। चलो आगे कहता है एक ट्रेडर के ने 3 आइटम्स को बेचा PQR को कुछ इस तरीके से कि उनकी सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 3:5:7 है। ठीक है, उसने क्या हुआ पहली आइटम पे 20% के लॉस में बेचा, दूसरी आइटम को 40% के प्रॉफिट पे, और जो आर आइटम है उसे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचा। हमें बताना है कि भाई अप्रोक्सीमेट ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा इस पूरी ट्रांजैक्शन में, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है। अब देखो ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल सवालों में से आता है। ये अभी आपका CHSL एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो बच्चे बना नहीं पाए थे। मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में उस टाइम पे भी कराया था कि कैसे करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये मेरे को सेलिंग प्राइस दे रखा है ना, प्रॉफिट और लॉस हम हमेशा किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। मान लो आप ये 3 है, आपके ऊपर आप इसे 3x मान लो, या रेशियो में ही अगर वैल्यू निकालनी है तो आप इसे रेशियो में ही रहने दो। मैंने कहा 3, 5 और 7 कंबाइन कितना हो गया हमारे पास, ये 15 रेशियो टोटल सेलिंग प्राइस हो गया। मैं टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस बताना आसान हो जाएगा। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे 20% का क्या है लॉस है, तो -20 हमने इसलिए करा। अब ये क्या है मेरे पास सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कैसे जाएगा। आप कहेंगे सर कॉस्ट प्राइस अगर आप 100% मानते हैं, 20% का लॉस हो गया तो 80% क्या हो जाएगा मेरा सेलिंग प्राइस, जो कि 3 रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना होगा, आप कहेंगे सर 3/80 और इंटू में 100 करना पड़ेगा। क्या यही वाली वैल्यू आएगी, जिसे आप 3/4 इंटू में 5 लिख सकते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं करूंगा यहाँ पे 40% का प्रॉफिट है, तो 140% किसके बराबर, 5 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5 डिवाइडेड बाय 140 इंटू में 100, जो वैल्यू मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 5/7। ये वाला काम डायरेक्टली कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और यहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो भाई जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। क्लियर इतना पार्ट। अब इसे सोल्व कर लेते हैं हम आगे जाके। तो क्या वैल्यू आएगी, पॉइंट में जाना है तो पॉइंट में चले जाओ, वरना बेटर है कि हम सोल्व कर लें इसे एलसीएम लेके। ये 4 इंटू 7 ये 28 हो जाएगा मेरे पास। 15 इंटू में 7 105 हो गया। 25 इंटू में 4 ये वाली वैल्यू 100 हो गई। और 7 इंटू 7 49, ये होगा 196। ठीक है, सोल्व करेंगे तो 396 296 सॉरी और 401। ये मेरा क्या आया, ये वाली वैल्यू निकल के आई मेरे पास कॉस्ट प्राइस। अगर यहीं से सेलिंग प्राइस देखूं, कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, ये है मेरे पास 15। रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं यहाँ पे 1 करके। आप देखेंगे 15 इंटू में 28 ये क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ये 401 रह जाएगा। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 401 है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 420 आएगा। तो प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 19 का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 401 पे। कितने परसेंट हो गया, इंटू में 100% करना पड़ेगा। आप देखेंगे डिवाइडेड बाय 4 रह जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 19 को 4 से काटूंगा तो 4.75, उससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू जाएगी, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट निकाल रहा हूं तो 4.75% का गेन देखने को मिलेगा। ये वैल्यू एक्चुअली इससे थोड़ी सी छोटी होगी, 4.73 4.72 हो सकता है, इसके आसपास कहीं जा रहा हूं। चले आगे, कंसेप्ट समझ में आया कैसे करना है डायरेक्टली। सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का, क्योंकि ऑप्शंस भी क्लोज दे रखे हैं हमें। 4 ऑप्शन में गेन है, और कुछ करेंगे तो फंस सकते हैं। कहता है भाई एवरेज मार्क्स जो 100 स्टूडेंट्स ने एक एग्जाम में ऑब्टेन करे वो है 40। जो पास हुए हैं उनके एवरेज मार्क्स दे रखे हैं 45, और जो फेल हुए हैं उनके दे रखे हैं 25। तो भाई या तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। तो पास के इतने एवरेज हैं, फेल के इतने हैं, टोटल के एवरेज इतने हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना हो तो हम क्या लगा देते हैं, एलिगेशन। 45 में से 40 घटाया तो 5, 40 में से 25 घटाया तो 15, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 3:1। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो रहा होगा पास और फेल का। हमें बताना अगर टोटल स्टूडेंट्स 100 थे तो पास कितने हुए होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 रेशियो, ये किसके बराबर, 100 के। तो हमारे पास पास 3 रेशियो किसके बराबर, 1:25 के बराबर, और 3:3 इंटू 25 ये 75 के बराबर। जब एग्जामिनेशन में मॉक में टीम ने ये क्वेश्चन डाला था उस केस में उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 50 ले लिया था, जिसकी वजह से जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे थे वो 37.5 आ रहे थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात है। 37.5 लोग कैसे होंगे, या तो 37 होंगे या 38 होंगे। तो उस केस में बच्चे कंफ्यूज कर पा रहे थे, शायद इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, वरना बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है, वो एरर था, फिलहाल हमने इसे ठीक कर दिया, बट एग्जामिनेशन में आए तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। तो आप ये ना सोचिए कि आदमी है तो भाई इंटीजर वैल्यू होंगी, पॉइंट में जा रहा है तो आप एग्जाम में करिए आए। ठीक है, क्योंकि एसएससी माने ना माने उस चीज को नहीं कह सकते। कहता है एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसका बेस एरिया 40 है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, ये मेरा क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, बेस एरिया हमें दे रखा है यहाँ पे 40। हाइट को हमने 25% से अगर बढ़ाया तो न्यू वॉल्यूम क्या होगी प्रिज्म की। अगर उसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, 12 थी, तो आप कहेंगे सर 12 को 25% से घटाएंगे, 25% 1/4 होता है। तो 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो नई हाइट कितनी, 12 + 3, क्या नई हाइट मेरे पास 12 + 3, क्या ये मेरे पास 15 हो गई। और एरिया ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो 40 इंटू में 15, क्या ये वाली वैल्यू 600 हो गई। ये तो काफी इजी सवाल था। अगला सवाल मेरे पास कहता है 25 मीटर की एक लंबी लैडर है जो कि एक वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट प्लेस की गई है। तो मैं यहाँ पे पहले एक दीवार बना देता हूं, फिर मैं यहाँ पे, ये मेरी जमीन हो गई, और इस पे हम एक लैडर बना देते हैं। इसकी दूरी, इसकी लेंथ हमें दे रखी है यहाँ पे 25 मीटर।
कुछ इस तरीके से कि एंगल बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो लैडर का जमीन से जो एंगल है वो 30 डिग्री है। हमें बताना है कि लैडर कितनी दूरी पे है दीवार से। जब दीवार से बात करेंगे तो दीवार तो ये पूरी है, तो हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब हमें ये वाली दूरी बतानी है। आपको पता है जब 30 डिग्री होता है हमारे पास तो रेशियो क्या होता है साइड्स का, ये हमारा 1 रेशियो, ये √3 रेशियो, और इसे हम 2 रेशियो से जानते हैं। 2 रेशियो 25 के बराबर हो गया, तो 1 रेशियो मेरे पास किसके बराबर, आप कहेंगे सर 25 डिवाइडेड बाई 2, और √3 रेशियो क्या होता है, इनटू में √3, √3 में दे नहीं रखा तो 1.732 मैं इसे लिख सकता हूँ। इसे सोल्व करके हम अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो सोल्व करने के भी मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। आप कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करूं, पहले 25 को इससे काटूं या फिर 2 से काटूं फिर 25 से मल्टीप्लाई। अरे मैंने आपको बताया भाई, जब 25 आपको दे रखो, 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, तो ऊपर नीचे क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये 100 बन गया, तो 2 पॉइंट खिसक जाएंगे, 173.2 आ गया, है ना। और ये कितना बन गया 4 2 जा 8। अब भी मुश्किल है क्या ये डिवीजन नहीं कर सकते क्या आप, शॉर्ट करना आना चाहिए यार, शॉर्ट करना सीखो क्वेश्चन को। ये वाली वैल्यू मेरे पास आएगी 2 1 और फिर 52 आया अप्रोक्सीमेटली मेरे पास यहाँ पे 6 21.6 समथिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दी सेशन। आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा, कुछ चीजें आपने जरूर सीखी होंगी, और नहीं भी सीखी तो फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंटली चीजों को पढ़ रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। और जिन लोगों का मैथ्स वीक है वो इन सेशंस को जरूर देखिए जो मैं प्रैक्टिस सेशन कराता हूं। मॉक में क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे वो बेसिक तरीके से सॉल्यूशन होगा, उससे आपकी इंप्रूवमेंट इतनी नहीं हो पाएगी। इंप्रूवमेंट किससे होगी, जो चीजें मैं कराता हूं। मैंने 2025 में भी आपको सारे सॉल्यूशन कराए लाइव टेस्ट के, चाहे वो सीजीएल प्री हो चाहे वो सीजीएल मेंस हो, 2024 में भी कराए, उनकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन चाहिए ना, आज के टाइम में प्रैक्टिस सेशंस के भी लोग कोर्सेज देते हैं कि भाई ये मैं आपको मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, इतने इसके कोर्स अवेलेबल हैं, ये है वो है, ठीक है। वो सारी चीजें आप लोगों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइव मॉक फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको सोल्यूशन मैं खुद करा रहा हूं आप लोगों के लिए आके। तो जो चीज आपको फ्री में मिल रही है उसका वैल्यू उठाइए। यूट्यूब पे जो भी कंटेंट आता है वो प्रीमियम कंटेंट होता है, आप लोगों के लिए बढ़िया चीजें कराई जाती हैं, तो उसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए और अपनी तैयारी को आगे लेके जाइए। बाकी कंप्लीट अगर आपने बेसिक पढ़ रखे और आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे लेवल की, तो आरबी की कॉम्बो टेस्ट सीरीज से कर सकते हैं। और आपको अगर मैथ्स पढ़ना है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है, हालांकि यहाँ पे फिर भी हम बहुत तेज चल रहे होते हैं, मतलब बहुत तेज तो नहीं, इन द सेंस कि कई बार बिल्कुल बेसिक चीज को स्किप कर देते हैं। कंसेप्ट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बताऊँ आपको, बिल्कुल बेसिक से टॉप लेवल कंसेप्ट के साथ आपको चीजें सीखनी है, जिससे कि जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आप हल्का सा भी हिचकिचाए ना, आपको पता हो ये क्वेश्चन लास्ट में करना है, आपको ये पता हो इस क्वेश्चन में इतना टाइम लगेगा, आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका क्या है, एडवांस तरीका क्या है। तो उसके लिए आप आरबी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं ऑफिसर बैच में, जिसमें सारे मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको रिकॉर्डेड वाला भी मिल जाएगा, पिछले साल वाला जो लेटेस्ट चल रहा है 3.0 बैच, उसकी क्लासेस डेली बेसिस पे अपडेट होती हैं, उसकी क्लास नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी कंप्लीट क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिससे कम से कम टाइम में आप अपनी तैयारी को आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हर क्लास के आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ इसी के अंदर आपको ऑफिसर बैच के अंदर जो कॉम्बो टेस्ट सीरीज है हमारी, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। तो एक सिंगल प्लान आपकी प्रिपरेशन को बहुत मजबूत कर देगा। टीयर 1 प्लस टीयर 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन सिंगल कोर्स से आपकी होगी, बार बार मल्टीपल बैचेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, आगे तक भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीजीएल में तो कुछ होना ही नहीं है, सीडीएस तो गए यूपीएससी सीडीएस, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ना जीके सेक्शन में ना फिर मैथ सेक्शन में, ये मैं कह सकता हूँ अच्छे तरीके से। रेलवे एग्जामिनेशन दे रहे हो, आराम से हवा में क्वेश्चन उड़ाओगे। यूपीएससी दे रहे हो, आराम से हवा में सारे क्वेश्चंस करोगे, उसमें हिंदी सब्जेक्ट की भी क्लासेस अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक ही सिंगल प्लान से आपकी कंप्लीट तैयारी होती है। तो आप आरबी के ऑफिसर बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कंप्लीट करें, वरना यूट्यूब पे भटकना है तो फिर भटकेंगे और फिर बाद में फिर ये लगेगा कि यार साल बर्बाद हो गया। सबसे जरूरी है आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रक्चर तरीके से अपना टारगेट प्लान बनाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। जय हिंद, टेक केयर।